बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 0/0 इमरान सीरीज़, मुसन्निफ मज़हर कलीम M.A। दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ तो मेज़ के पीछे बैठे हुए काफिरिस्तान में X2 के एजेंट नौटरान ने चौंक कर इसकी तरफ को देखा। यस बॉस, आपने बुलाया था, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़कर मेज़ के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। हाँ फैसल जान, अभी X2 का फ़ोन आया था, इससे हमारे जिम्मे एक अहम काम लगाया है। तुम्हें मालूम है कि मैं पूरे सेक्शन के साथ आजकल रेड वॉशर ग्रुप में की खोज में हूँ, इसलिए ये काम अब तुमने करना है। पहले ये बताओ कि तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी गुजरी? नौटरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत शानदार बॉस, फैसल जान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा सुनो, X2 ने कहा है कि शागिल का असिस्टेंट कबीर सिंह खुफिया तौर पर पाकिस्तान गया है और वहाँ एक कंप्यूटर साइंसदान डॉक्टर सुलेमान के मेकअप में होटल सिल्वर सैंड में रहा है और इसे वहाँ मेकअप में SOC के एक और साइंसदान डॉक्टर अशरफ से, जो कि डॉक्टर सुलेमान का होने वाला दामाद भी है और SOC का खासा अहम साइंसदान है। SOC के बारे में कंप्यूटर का जीरो कोड मालूम किया है और जब उसे चेक किया गया तो वो वहाँ से गायब हो गया। अब तुमने इससे मालूम करना है कि कबीर सिंह का इस सारे मिशन का असल क्या मकसद था और कबीर सिंह के कहने पर, किसके कहने पर वहाँ गया था? नौटरान ने संजीदा होते हुए कहा। बॉस, ये तो सीधी सादी सी बात है। शागिल को तो जाहिर है कि कंप्यूटर साइंस से कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो लाजमन किसी कंप्यूटर साइंसदान ने ही अपने किसी खुफिया मंसूबे के तहत शागिल के जरिए उसे वहाँ भेजा होगा। और कंप्यूटर साइंस के आला तरीन साइंसदान यहाँ सिर्फ 3 हैं, एक डॉक्टर वास्ती, दूसरा डॉक्टर सतीश और तीसरा डॉक्टर ताल। फैसल जान ने मुस्कुराते हुए कहा। वेरी गुड, तुम्हारी मालूमात वाकई हैरानकुन है, नौटरान ने बड़े खुलूस भरे लहजे में कहा। ऐसी कोई खास बात नहीं सर, दरअसल कुछ अर्सा पहले एक दोस्त के साथ एक साइंसी एग्जीबिशन में गया था, वहाँ कंप्यूटर साइंस का भी एक बड़ा स्टॉल था, वहाँ से मुझे ये मालूमात मिली थी, फैसल जान ने जवाब दिया। जहाँ तक मेरा आइडिया है, कबीर सिंह का इस खालिसतन चक्कर में पाकिस्तान जाना मुझे बुरी तरह खटक रहा है। यहाँ काफिरिस्तान में कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसका नतीजा लाजमन पाकिस्तान के खिलाफ होगा, इसलिए X2 को इस खिचड़ी की दाल चावलों की असल हकीकत मतलूब है। कबीर सिंह से ही क्लू मिल सकता है, नौटरान ने कहा। कबीर सिंह आजकल टॉप हिल्स पर रहता है, मैंने उसे कल ही वहाँ के एक कैफे में उधम मचाते हुए देखा है। आप जानते हैं जब वो ज्यादा पी जाए तो फिर वैसी सांड की तरह डिकराना शुरू कर देता है, फैसल जान ने कहा। टॉप हिल्स? ओह, लेकिन शागिल ने इसे वहाँ जाने की इजाजत कैसे दे दी? लाजमन वहाँ भी कोई चक्कर होगा, इसका मतलब है तुम्हें फौरन वहाँ पहुँचना चाहिए। और सुनो, अगर ज़रूरत महसूस करो तो मुझे फौरन कॉल कर लेना। मुझे ये प्रॉब्लम रेड वॉशर प्रॉब्लम से भी ज़्यादा महसूस हो रहा है, नौटरान ने कहा। ओके सर, वैसे आप कतई बेफिक्र रहें, मैं आज रात ही आपको कामयाबी की इत्तला दे दूंगा। इजाज़त? फैसल जान ने उठते हुए कहा और नौटरान ने सर हिला दिया। फैसल जान लंबे लंबे कदम उठाता दफ्तर से बाहर आया और फिर तेजी से पोर्च में खड़ी अपनी 100 रंग की नई कार की तरफ बढ़ गया। उसे नए से नए मॉडल की कारें चलाने का खबत था। यही वजह थी कि हर बार इसके पास नई कंपनियों और नए मॉडल की कार ही नजर आती थी। बीवी बच्चों का झंझट चूंकि ना था, इसलिए इसकी सारी तनख्वाह और अलाउंस सबका कारों पर ही खर्च होते रहते थे। ये नई सुर्ख रंग की कार नए मॉडल की प्ले माउथ थी, जिसे फैसल जान ने खुसूसी ऑर्डर पर बनवाया था और उसे ये वाकई बेहद पसंद आई थी। ताकतवर और नफीस इंजन के साथ साथ इसकी ड्राइविंग एडजस्टमेंट भी ऐसी थी कि बस कार दौड़ाने का अजीब ही लुत्फ आता था। यही वजह थी कि इसे टॉप हिल्स वापस जाने के लिए हवाई जहाज की बजाय कार का ही इंतखाब किया था। हालांकि वो पहले वहाँ छुट्टियां गुजारने हवाई जहाज के जरिए गया था, लेकिन वहाँ जाकर उसे कार ना ले आने पर अफसोस हुआ था, इसलिए इस बार उसने कार पर ही टॉप हिल्स जाने का प्रोग्राम बना लिया। फैसल जान ने चूंकि कोई तैयारी वगैरह तो करनी ना थी, इसकी तमाम तर तैयारी का सामान इस कार में हर वक्त मौजूद रहता था, इसलिए दफ्तर से निकलकर वो कार में बैठा और इसने कार हाईवे की तरफ बढ़ा दी। मुसलसल और इंतहाई तेज रफ्तारी से सफर करने के बावजूद फैसल जान को टॉप हिल्स पहुंचने में 6 घंटे लग ही गए और वो जिस वक्त टॉप हिल्स के सबसे महंगे होटल के कंपाउंड में पहुंचा तो शाम हो रही थी। लेकिन फैसल जान को मालूम था कि टॉप हिल्स की असल गहमा गहमी शाम होने के बाद ही शुरू होती है। होटल का मैनेजर चूंकि इसका दोस्त था, इसलिए इसके लिए कमरे का कोई प्रॉब्लम ना था। अरे मिस्टर नासिर, आप कल तो वापस गए हैं, फिर इतनी जल्दी वापस? मैनेजर ने हैरत भरे लहजे में फैसल जान से पूछा। यहाँ इसे अपना असल नाम नासिर ही बता रखा था। यार, ये टॉप हिल्स का लुत्फ पीछा ही नहीं छोड़ता।
बस मैंने जाकर अपनी कंपनी के बॉस की मिन्नत की और 10 दिन की और छुट्टी ले आया हूँ, फैसल जान ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह, वाकई लुत्फ लेने के लिए टॉप हिल से ज्यादा अच्छी और कौन सी जगह हो सकती है। बहरहाल आपका कमरा वैसे ही खाली है, ये लीजिए चाबी, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। और फैसल जान ने सर हिलाते हुए इससे चाबी ली और फिर दूसरी मंजिल पर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंचते ही इसने सबसे पहले टेलीफोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करना शुरू कर दिया। यस मिल्टन, दूसरी तरफ से आवाज आई। रॉजर से बात कराओ, मैं नासिर बोल रहा हूँ, फैसल जान ने संजीदा लहजे में कहा। ओह, होल्ड कीजिए, दूसरी तरफ से बोलने वाले ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया और चंद लम्हों बाद रिसीवर पर एक और आवाज सुनाई दी। रॉजर बोल रहा हूँ, आप दारुल हुकूमत से बात कर रहे हैं? बोलने वाले के लहजे में हैरत थी। नहीं, मैं अभी अभी वापस पहुंचा हूँ। और सुनो, एक मोटी रकम का काम है तुम्हारे लिए, फैसल जान ने मुस्कुराते हुए कहा। मोटी रकम? कितनी मोटी? रॉजर ने होठों का चटखारा लेते हुए पूछा। खासी मोटी हो सकती है, रुस्तम जमान जैसी, बशर्ते कि काम दुरुस्त होना चाहिए, फैसल जान ने जवाब दिया। ओहो, काम की फिक्र ना करें मिस्टर नासिर, रॉजर का काम दुरुस्त ही करता है, रॉजर की आवाज सुनाई दी। कबीर सिंह को जानते हो? वही जो उस रोज कैफे हिल स्टॉप में वैशी सांड की तरह दिखला रहा था, फैसल जान ने कहा। हाँ हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ, कमबख्त बड़ा सख्त लड़ाका है, न जाने कहाँ से आन टपका है, इसने तो यहाँ अच्छे के पेच ही ढीले कर दिए हैं। होटल जिलार में ठहरा हुआ है। इसका मैनेजर कल ही मेरे सामने रो रहा था कि वो बेतहाशा पीता है और फिर तोड़ फोड़ शुरू कर देता है, सामान और फर्नीचर की भी और वेटर्स और उसके पकड़ने वालों की भी। रॉजर शायद कुछ जरूरत से ज्यादा ही बातूनी वाकया हो रहा था, इसलिए मुसलसल बोलता ही चला गया। अच्छा, अरे तो फिर तो मसला खराब हो गया। मुझे तो पता चला था कि इसके पास बड़ी रकम है, मैंने सोचा कि उसे पकड़कर जरा अच्छी तरह मारपीट कर दी जाए, इसके बाद रकम हमारी होगी, जाहिर है कि रुस्तम जमान रकम होगी इसके पास। फैसल जान ने हंसते हुए कहा। अरे अरे मिस्टर नासिर, ऐसा ख्याल भी जहन में ना लाना, ऐसी मोटी रकम से ना होना ही अच्छा है। हमने उसे क्या मारना पीटना है, उल्टा अपने हाथ पे तुड़वा बैठेंगे, रॉजर की खौफजदा सी आवाज सुनाई दी। चलो ठीक है, रहने दो, अपनी रकम पर ही गुजारा कर लेते हैं, रात को आऊंगा, रॉजर ने कहा और फैसल जान ने गुड बाय कहकर रिसीवर रख दिया। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसे फौरी तौर पर कबीर सिंह का ठिकाना ढूंढना था और वो इसे मालूम कर लिया था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि अगर वो रॉजर से वैसे पूछता तो वो बता तो देता, लेकिन साथ ही कबीर सिंह के सामने नंबर बनाने के लिए उसे भी मुत्तला कर देता। वो था ही इस किस्म का आदमी। चुनांचे फैसल जान को मजबूरन ये चक्कर चलाना पड़ा। वो चैनल में बैठा सोचता रहा, फिर से रिसीवर दोबारा उठाया और नंबर डायल करना शुरू कर दिया। यस, SE प्रॉपर्टी डीलर्स, दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। मैं होटल शालोरा से बोल रहा हूँ, मेरा नाम आफ्ताब अहमद है, मैं यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आया हूँ, लेकिन यहाँ होटल के शुरू होगा से तो मेरे सर में दर्द हो गया। क्या आप मेरे लिए कोई ऐसा बंगला तलाश नहीं कर सकते जो सबसे अलग थलग हो, किराए की फिक्र ना करें, फैसल जान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। बिल्कुल जनाब, हमारी फर्म तो आपकी खिदमत के लिए ही कायम की गई है। ग्रीन पॉइंट के सबसे आखिरी कोने पर एक बंगला मौजूद है, सबसे हटकर है और किराया भी मुनासिब है, लेकिन सर पूरे सीजन के लिए होगा, नुस्वानी आवाज ने बड़े कारोबारी अंदाज में मुस्कुराकर बात करते हुए जवाब दिया। ठीक है, क्या किराया होगा, फैसल जान ने पूछा। सिर्फ 50,000 रुपये और पेशगी। वैसे जनाब 50,000 रुपये में ये बंगला पूरे सीजन के लिए बुरा नहीं है, आप यकीनन वहाँ मुकम्मल तन्हाई से लुत्फानंदोज होंगे, लड़की ने कारोबारी अंदाज में बात करते हुए कहा। गो के किराए तो ज्यादा है, बहरहाल ठीक है, ऐसा है कि मैं रकम आपकी कंपनी को भिजवा देता हूँ, आप इस बंगले का नंबर और चाबियां भिजवा दें, मुझे दरअसल घंटिया की तकलीफ है, इसलिए मैं ज्यादा चल फिर नहीं सकता, फैसल जान ने कहा। ठीक है जनाब, आप भिजवा दें, लड़की ने मुस्तरद भरे लहजे में कहा और फैसल जान ने ओके कहकर रिसीवर रखा और फिर वेटर को बुलाने के लिए कॉल बेल दी। यस सर, दूसरे लम्हे एक नौजवान वेटर अंदर दाखिल हुआ। किसी मैसेंजर को भिजवा दो, मैंने कुछ रकम भिजवाकर कोई चीज मंगवानी है, फैसल जान ने सख्त लहजे में कहा। यस सर, वेटर ने जवाब दिया और बाहर चला गया। चंद लम्हों बाद एक और नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसने बाकायदा होटल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और इस पर होटल का बैज और स्पेशल मैसेंजर के अल्फाज भी खड़े हुए थे। ये रकम ले जाइए ऐसी प्रॉपर्टी डीलर्स के दफ्तर, वहां से एक बंगले की चाबियां ले आइए, फैसल जान ने जेब से नोटों की एक बड़ी गड्डी निकालकर इसमें से नोट गिनते हुए कहा। आप खुद शिफ्ट हो रहे हैं जनाब, मैसेंजर ने पूछा। अरे नहीं, एक दोस्त की बेटी आ रही है, इसके लिए बुक करा रहा हूँ, फैसल जान ने कहा और फिर नोट गिनकर मैसेंजर के हवाले किए और साथ ही एक चिट पर आफ्ताब अहमद का नाम लिखकर उसे दे दिया। मैं अभी आया सर, मैसेंजर ने कहा और वापस चला गया।
चूंकि ऐसे मैसेंजर होटल की तरफ से बाकायदा तैनात थे, इसलिए फैसल जान को रकम की फिक्र ना थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, कम इन, फैसल जान ने कहा। दूसरे लम्हे मैसेंजर दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। इसके हाथ में एक लिफाफा था। ये सर उन्होंने दिया है, इसमें चाबियां और रसीद मौजूद है, मैसेंजर ने कहा। थैंक यू, ये लो तुम्हारा इनाम। फैसल जान ने मुस्कुराते हुए इससे लिफाफा लिया और जेब से एक छोटा नोट निकालकर इसके हाथ पर रख दिया। वो सलाम करके वापस चला गया। फैसल जान ने लिफाफा खोला तो इसमें चाबियों के साथ पूरे सीजन के किराए की बाकायदा रसीद भी, बंगले का नंबर और इसका मेले बखूबी एक छपे हुए कागज पर साथ था। गुड, अच्छी सर्विस है, फैसल जान ने कहा और फिर लिफाफा जेब में डालकर वो कमरा बंद करके नीचे पार्किंग में आया और चंद लम्हों बाद इसकी कार ग्रीन पॉइंट की तरफ जाने वाले टेढ़े मेढ़े रास्ते पर उड़ी जा रही थी। बंगला वाकई सबसे अलहदा था और खासा खूबसूरत था। फैसल जान ने सर हिला दिया। उसे ऐसा ही बंगला चाहिए था। इसने कार की डिग्गी के खुफिया हिस्से से बैग निकाला और फिर कमरे में आकर इसने ना सिर्फ लिबास बदला बल्कि साथ ही इसने मेकअप भी कर लिया। अब वह एक खूबसूरत नौजवान और खिलंदरा सिख नजर आ रहा था। चेहरे पर छोटी छोटी दाढ़ी और सर पर बालों की गिरा। इसने हाथ में एक कड़ा भी पहन लिया। काफिरिस्तान में चूंकि सिख खासी तादाद में थे, इसलिए अक्सर इनका रूप बदलने की जरूरत पेश आती रहती थी। यही वजह थी कि फैसल जान के पास ऐसे रूप का मुकम्मल सामान मौजूद रहता था। मेकअप करने के बाद फैसल जान उठा। इसने बैग के एक खाने से एक छोटा सा पिस्तौल निकालकर कोट की खुफिया जेब में रखा और फिर बैग बंद करके उसने उसे एक अलमारी के निचले खाने में खिसका दिया और खुद कमरे का लॉक दरवाजा बगैर लॉक किए बाहर पोर्च में आ गया। कार से पहले ही साइड में मौजूद बंद गैराज में मुकफिल कर दी थी, क्योंकि वो ये कार कबीर सिंह के सामने ना लाना चाहता था। उसे मालूम था कि कबीर सिंह शागिल का खास एजेंट है और जहनी तौर पर इंतहाई चालाक और अय्यार होने के साथ साथ खासा माहिर लड़ाका भी है, लेकिन उसे अपनी सलाहियतों पर पूरा पूरा एतमाद था। बंगले से निकलकर वो पैदल चलता हुआ अब होटल जलार की तरफ बढ़ने लगा। उसे मालूम था कि कबीर सिंह अभी अपने कमरे में पड़ा सो ही रहा होगा और रात को ही बाहर निकलता है। क्योंकि उसे कोई काम तो था नहीं, इसलिए वो सारा दिन पड़ा सोता रहता था। थोड़ी देर बाद वो होटल जलार के काउंटर पर पहुंच गया। मैं कबीर सिंह का भाई शेर सिंह हूँ। वो किसी कमरे में ठहरे हुए हैं, फैसल जान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप उनके भाई हैं? हाँ, वैसे कदो कामत में वाकई एक जैसे हैं, लेकिन वो तो बड़े सख्त मिजाज हैं, जबकि आपके चेहरे पर तो नरमी ही नरमी है, काउंटरमैन ने हैरत भरी लहजे में कहा। क्या कमरे का नंबर पूछने से पहले शजर नसब भी बताना पड़ता है? फैसल जान ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे नहीं साहब, हमारी कहा मजाल के हम कबीर सिंह साहब के भाई से शजर नसब पूछें। मैंने वैसे ही बात कर दी थी। आप चौथी मंजिल पर चले जाइए, कमरा नंबर 22 है उनका। वैसे वो भी बड़े सो रहे होंगे। आप कहें तो मैं फोन करके ने आपकी आमद की इत्तला दूं? काउंटरमैन ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। नहीं, मैंने सरप्राइज देना चाहता हूँ, थैंक यू, फैसल जान ने कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो कबीर सिंह के कमरे में के दरवाजे के सामने मौजूद था। फैसल जान ने हाथ बढ़ाकर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन जब अंदर से कोई रद्द-ए-अमल महसूस ना हुआ तो इसने पूरी कुव्वत से दरवाजा धड़धड़ा डाला। कौन है? अंदर से कबीर सिंह की चीखती हुई गुस्सीली आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलो कबीर सिंह, फैसल जान ने इंतहाई करख्त आवाज में जवाब देते हुए कहा और फिर चंद लम्हों बाद दरवाजा खुल गया। कबीर सिंह जेरे जामा में इसके सामने खड़ा आंखें टपटपा रहा था। वो शायद गहरी नींद से जागा था। क्या बात है, कौन हो तुम? कबीर सिंह ने आंखें फाड़कर दरवाजे पर खड़े फैसल जान की तरफ देखते हुए कहा। वो शायद उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। मेरा ताल्लुक सेक्शन 11 से है कबीर सिंह। चीफ बॉस एक खुफिया मिशन के सिलसिले में तुमसे बात करना चाहते हैं। वो यहीं ग्रीन पॉइंट के एक बंगले में है, फैसल जान ने अंदर दाखिल होते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। चीफ बॉस और यहाँ? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कबीर सिंह की आंखों से चीफ बॉस शागिल का सुनते ही नींद यकलख गायब हो गई। हाँ, वो अभी अभी यहाँ पहुंचे हैं, उनके साथ मैं हूँ। उन्होंने मुझे भेजा है आपको लेने के लिए, फैसल जान ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। लेकिन कबीर सिंह अब पूरी तरह चौकन्ना हो गया था। मुझे कोई बात मालूम नहीं मिस्टर, मैंने तो सिर्फ इनका पैगाम पहुंचाया है। आगे आप जो जवाब दें मैं इन तक वापस पहुंचा देता हूँ, फैसल जान ने कंधे उचकाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं कपड़े पहन लूं? बॉस बाज औकात ऐसे ही पुरस्कार काम करता रहता है, कबीर सिंह ने कहा और फिर तेजी से ड्रेसिंग रूम में घुस गया। फैसल जान कुर्सी पर बैठने की बजाय उसी तरह खामोश एक तरफ खड़ा रहा, क्योंकि वो कबीर सिंह की आदत अच्छी तरह जानता था कि वो ड्रेसिंग रूम की झुरी से इसका जायजा लेगा। और फिर 10 मिनट बाद जब कबीर सिंह बाहर आया तो इसने किशमिशी रंग का सूट पहन रखा था। आओ, तुम्हारा क्या नाम है? सेक्शन 11 में तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा।
कबीर सिंह ने हैरत भरे अंदाज में गौर से फैसल जान को देखते हुए कहा, मेरा नाम शेर सिंह है और मैं सेक्शन 11 के ग्राउंड फील्ड से ताल्लुक रखता हूँ। चीफ बॉस ने अचानक ही मुझे इस बंगले में तलब किया और फिर ये पैगाम दिया कि मैं आपको वहाँ पर ले जाऊँ। फैसल जान ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। इसे जानबूझकर सेक्शन 11 का नाम दिया था क्योंकि उसे मालूम था कि काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस का सेक्शन 11 टॉप हिल्स और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में ही काम करता है। तुम किस पर आए हो? कबीर सिंह ने होटल से बाहर आकर पूछा। पैदल आया हूँ जनाब, चीफ बॉस का ही हुक्म था और उन्होंने ये भी कहा था कि मामला इंतहाई खुफिया है, इसलिए आप भी पैदल ही आए, फैसल जान ने कहा और कबीर सिंह ने सर हिला दिया। फिर वो दोनों आगे पीछे चलते हुए थोड़ी देर बाद इस बंगले में पहुंच गए। ये तो वीरान नजर आ रहा है, कबीर सिंह ने इधर उधर देखते हुए मशकूक लहजे में कहा। जाहिर है सिर्फ चीफ बॉस ही यहाँ पर मौजूद हैं और वो सामने वाले कमरे में हैं, फैसल जान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और फिर आगे बढ़कर इसने दरवाजे को जरा सा धकेला। तशरीफ ले जाइए सर। दरवाजे को जरा सा धकेल कर फैसल जान मुअद्दबाना अंदाज में एक तरफ हट गया और कबीर सिंह कंधे उचकाता हुआ आगे बढ़ा और फिर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। फैसल जान ने भी इसके पीछे कदम बढ़ाए और कमरे में आ गया। कहाँ है चीफ बॉस? कबीर सिंह ने हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देखते हुए पूछा। मेरी जेब में है, फैसल जान ने मुस्कुराते हुए कहा और दूसरे लम्हे इसका जेब में मौजूद हाथ बाहर आया तो कबीर सिंह के नाक पर एक गुब्बारा से छूट पड़ा। कबीर सिंह लुढ़खुड़ाकर पीछे हटा। इसने तेजी से जेब में हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो इस तरह लुढ़खुड़ाने लगा जैसे उसे अचानक नजर आना बंद हो गया हो और फिर इसी तरह लहराता हुआ वो धड़ाम से फर्श पर गिर गया। फैसल जान ने बड़े इत्मीनान से हाथ में थामे हुए एक पतली नाल की पिस्तौल को वापस जेब में रखा। इस पिस्टल में गोलियों की बजाय बेहोश कर देने वाली इंतहाई जोर असर गैस के कैप्सूल निकलते थे जो फायर होने के बाद गुब्बारे की सूरत इख्तियार कर जाते थे और फिर किसी भी सख्त चीज से टकराने के बाद वो फट जाते थे और गैस फैल जाती थी। गैस खासी जोर असर थी, इसलिए अगर फैसल जान गुब्बारा बराह रास्त कबीर सिंह की नाक पर ना भी फाड़ता तब भी किसी दीवार या फर्श से टकराकर गुब्बारा फट जाता और गैस कबीर सिंह को गिरफ्त में ले लेती। लेकिन वो कोई रिस्क ना लेना चाहता था। कबीर सिंह कोई आम आदमी ना था, मंझा हुआ सीक्रेट एजेंट था। ये तो शागिद और सेक्शन 11 का नाम और फैसल जान का मेकअप जिसकी वजह से वो बगैर किसी शक व शुबे के यहाँ तक आ गया था। फैसल जान ने फायर करते ही सांस रोक लिया था। दरवाजा चूंकि हुक्म में पूरी तरह खुला हुआ था, इसलिए गैस ज्यादा देर तक कमरे में ना रही और फैसल जान ने चंद लम्हों बाद सांस लिया तो गैस के आसार उसे महसूस ना हुए। उसने बड़े इत्मीनान से झुककर फर्श पर बेहोश पड़े हुए कबीर सिंह को उठाया और उसे एक बड़ी सी कुर्सी पर बिठाकर इसे पूरे बंगले में घूम फिर कर रस्सी ढूंढना शुरू कर दी। स्टोर रूम में उसे ना सिर्फ रस्सियों का एक ढेर पड़ा हुआ मिल गया, बल्कि उसे वहां एक ऐसी चीज भी मिल गई जिससे कबीर सिंह से मालूमात जबरन भी उगलवा सकता था। ये एक बारीक मुंह वाला प्लास था जिसके अंदर हिस्सों में तेज दंदाने बने हुए थे। फैसल जान ने प्लास जेब में डाला और रस्सी लेकर दोबारा उसी कमरे में आ गया। कबीर सिंह उसी तरह बेहोश पड़ा हुआ था। फैसल जान ने उसे अच्छी तरह बांध दिया और फिर दरवाजा खोलकर वो बाहर आ गया। इसने इधर उधर घूमकर अच्छी तरह जायजा लिया कि कहीं कबीर सिंह की चीखों पुकार पर कोई आ तो ना जाए, लेकिन बंगला वाकई आबादी से इतनी दूर था कि वहां से किसी की आवाज का आबादी तक पहुंचना नामुमकिन था। अच्छी तरह तसल्ली कर लेने के बाद फैसल जान वापस आया और इसने दरवाजा बंद करके एक कुर्सी घसीटी और कबीर सिंह के सामने रखकर वो इस पर इत्मीनान से बैठ गया। इसके बाद इसने जेब से वही बारीक मुंह वाला प्लास निकाला और कबीर सिंह के एक हाथ की छोटी उंगली इसने प्लास के मुंह में देकर प्लास को आहिस्ता से दबाना शुरू कर दिया। उसे मालूम था कि शदीद तरीन तकलीफ की बिना पर जहन पर मौजूद गैस का असर फौरी तौर पर दूर हो जाएगा और वही हुआ। चंद लम्हों बाद ही कबीर सिंह ने एक जोरदार चीख मारकर आंखें खोल दी। सीक्रेट एजेंट होकर इस कदर जोर से चीख रहे हो? फैसल जान ने मुस्कुराते हुए कहा और प्लास इसकी उंगली से निकाल लिया। कबीर सिंह की छोटी उंगली का गोश्त अच्छा खासा कट गया था। यूं लगता था जैसे छुरी से किसी ने इस पर मुसलसल वार किए हों। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कबीर सिंह ने बुरी तरह होंठ काटते हुए कहा। तुमने भी तो पाकिस्तान में डॉक्टर सुलेमान का मेकअप कर लिया था। अगर मैंने सिखों जैसा मेकअप कर लिया है तो तुम्हें क्या एतराज हो सकता है? कबीर सिंह, फैसल जान ने मुस्कुराते हुए कहा। पाकिस्तान में मेकअप? क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? कबीर सिंह डॉक्टर सुलेमान और पाकिस्तान का नाम सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा, लेकिन जल्दी से अपने आप को संभाल लिया था। सुनो कबीर सिंह, मुझे मालूम है कि तुम सीक्रेट सर्विस में चीफ शागिल के खास नायब हो, लड़ने भरने में माहिर हो, शायद पाकिस्तान में अंजाम दिए गए कारनामे की वजह से यहाँ छुट्टियां गुजार रहे हो। लेकिन इन सब बातों के बावजूद अगर अपने इस खूबसूरत जिस्म को कटने फटने से बचाना चाहते हो
तो सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हें डॉक्टर सुलेमान के मेकअप के लिए किसने ब्रीफ किया था, डॉक्टर ताल ने, डॉक्टर वास्ती ने या डॉक्टर सतीश ने? फैसल जान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, कबीर सिंह ने गुर्राते हुए कहा। सुनो, मुझे मालूम है कि तुमने वहां डॉक्टर अशरफ से मुलाकात करके पाकेशिया के SOC सेंटर के मास्टर कंप्यूटर का जीरो कोड मालूम कर लिया था, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं है। तुम बस इतना बता दो कि तुम्हें किस साइंसदान ने कंप्यूटर के बारे में ब्रीफ किया था। सिर्फ नाम बता दो बस, फैसल जान ने जवाब में गुर्राते हुए कहा। जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे कुछ मालूम नहीं, तो फिर तुम ख्वामख्वाह बकवास की जा रहे हो। और सुनो, मुझे फौरन रिहा करो वरना तुम्हारी हड्डियां भी कब्र में सुकून से नहीं रहेंगी। कबीर सिंह शायद अब पूरी तरह संभल चुका था, इसलिए इसके लहजे में बेपनाह सख्ती उभर आई थी। बस ठीक है, अब तुम खुद बताओगे, मैं नहीं पूछूंगा। और अब मेरा फन देखो कि मैं एक सीक्रेट एजेंट से कैसे राज उगलवाता हूँ। फैसल जान ने बड़े ठंडे लहजे में मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो घूमकर कुर्सी की पुष्ट पर आया। वैसे कबीर सिंह की दाएं आंख का ऊपर वाला पपोटा एक हाथ से ऊंचा करके बारीक मुंह वाला प्लास का मुंह इसके पपोटे में डाला और दूसरे लम्हे इसे प्लास के बाजुओं को दबाना शुरू कर दिया। वह ऐसा ऐसा दबाव बढ़ाता गया। पहले तो कबीर सिंह जब्त करता रहा, लेकिन फिर इसके मुंह से कर्राहें निकली और इसके बाद गालियों का तूफान सा उमड़ पड़ा। लेकिन फैसल जान बड़े इत्मीनान से दबाव बढ़ाता चला गया और आखिरकार गालियों की बजाय कबीर सिंह के मुंह से पेदर पे चीखों का सायरन सा बजने लगा। ये चीखें मुसलसल बुलंद से बुलंद होती जा रही थीं और कबीर सिंह का जिस्म बंधे होने के बावजूद कुर्सी पर पानी से निकलने वाली मछली की तरह तड़पने लगा था। चंद ही लम्हों बाद इसका जिस्म यकलक ढीला पड़ गया। वो तकलीफ की इंतहाई शिद्दत की वजह से बेहोश हो चुका था। फैसल जान ने प्लास निकाला तो कबीर सिंह का पपोटा शदीद जख्मी हो चुका था और खून की सुर्खी इसकी आंख में फैल गई थी। कबीर सिंह का पूरा जिस्म पसीने में डूब गया था। बस, बड़ा ताकतवर बना फिर रहा था, फैसल जान ने मुंह बनाते हुए कहा और इसके बाद इसे बाएं हाथ में प्लास पकड़ा और साइड पर आकर हाथ का थप्पड़ पूरे जोर से कबीर सिंह के गाल पर जड़ दिया और इसके बाद तो इसका हाथ मशीन की तरह चलने लगा। 4 थप्पड़ लगने के बाद कबीर सिंह ने कराते हुए आंखें खोल दी। अब बोलोगे या फिर यही अमल दोहराऊं? फैसल जान ने प्लास इसकी आंख के सामने लहराते हुए कहा। मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दो, कबीर सिंह ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, फैसल जान ने सर्द लहजे में कहा और इसकी पुष्ट पर आकर इसने इसकी बाएं आंख का पपोटा हाथ की मदद से ऊंचा किया। ठहरो ठहरो, रुक जाओ रुक जाओ, तुम मुझे अंधा कर दोगे, मुझे एक आंख से नजर नहीं आ रहा, कबीर सिंह ने बुरी तरह फड़कते हुए कहा। लेकिन फैसल जान को जवाब देने की बजाय अपने काम में मसरूफ रहा। इसे प्लास का बारीक मुंह दूसरे पर आंख के पपोटे में डाला कि कबीर सिंह चीख चीख कर बोलने लगा। रुक जाओ, मैं बताता हूँ। बताना शुरू कर दो, जहां मैं मुतमईन होऊंगा रोक दूंगा, वरना ये आग भी जाती रहेगी, फैसल जान ने सर्द लहजे में कहा और प्लास के बाजुओं का ऐसा ऐसा दबाता शुरू कर दिया। डॉक्टर सतीश ने, रुक जाओ गुरु के बेटे, रुक जाओ, महागुरु की कसम, मैं सच कह रहा हूँ, कबीर सिंह ने बुरी तरह फड़कते हुए कहा और फैसल जान ने प्लास इसकी आंख के पपोटे से निकाल लिया और घूमकर सामने वाली कुर्सी पर आ बैठा। अब तफसील बताओ, डॉक्टर सतीश तुम्हें कहाँ मिला था? फैसल जान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा। होटल रीमा में मुलाकात हुई थी। इसने कहा था कि उसे SOC सेंटर के मास्टर कंप्यूटर का जीरो कोड चाहिए। इसके बाद उसने खुद ही सारा मंसूबा बताया। चुनाचे मैंने जीरो कोड मालूम करके चीफ बॉस को बता दिया, फिर चीफ बॉस ने आगे बता दिया होगा। यकीन करो, इसके अलावा मुझे और कुछ भी मालूम नहीं, कतन मालूम नहीं, कबीर सिंह ने होंठ काटते हुए कहा। डॉक्टर सतीश के साथ और कौन था? फैसल जान ने पूछा। वो अकेला था, बिल्कुल, कबीर सिंह ने बोलते बोलते जबान रोकी और इसकी आंखों में चौंकने की सी कैफियत तारी हुई कि फैसल जान बिजली की सी तेजी से घुमा। चूंकि वो कुर्सी में फंसा हुआ बैठा था, इसलिए पूरी तरह उठकर घूम ना सका। इसके सर पर यकलख्त जैसे एटम बम फट पड़ा था। जहन में चिंगारियां सी उभरी कि यकलख्त एक और धमाका हुआ और इसके साथ ही इसके जहन पर अंधेरे से छाते चले गए। फिर जिस्म में शदीद तरीन तकलीफ की लहर सी दौड़ने लगी। इसके जहन पर छाए हुए अंधेरों की चादर यकलख्त खिसक गई, लेकिन आंखें खोलते ही वो चौंक पड़ा, क्योंकि इसने अपने सामने अपने आप को कुर्सी पर बंधा हुआ पाया था। इसके सामने कबीर सिंह और एक दुबला पतला नौजवान खड़ा था। कबीर सिंह के हाथ में रिवॉल्वर था और आंखों में जैसे वहशत के शोले से निकल रहे थे। तो तुम पाकिस्तान के एजेंट हो, कबीर सिंह ने धारते हुए कहा और साथ ही इसने आगे बढ़कर पूरी कुवत से रिवॉल्वर का दस्ता फैसल जान के जबड़े पर दे मारा। फैसल जान के जिस्म में आग का शोला सा तैर गया।
कबीर सिंह ने दूसरा वार करने के लिए हाथ उठाया ही था कि यकलख चीखता हुआ पुश्त के बल उछलकर पीछे खड़े इस दुबले पतले नौजवान से टकराया और दोनों ही चीखते हुए नीचे गिरे। फैसल जानकर चूंकि उसे ऊपर वाला जिस्म कुर्सी से बंधा हुआ था और टांगे आजाद थी, इसलिए जब लगते ही इसने यकलख दोनों घुटने ऊपर की तरफ मोड़े और फिर पूरी कुव्वत से दोनों पैरों की जब सामने खड़े कबीर सिंह के पेट पर मारी। ये जब इस कदर शदीद थी कि कबीर सिंह तो चीखता हुआ पुश्त के बल पीछे खड़े हुए आदमी से टकराया, जबकि जोरदार धक्का लगने की वजह से वो खुद कुर्सी समेत उछलकर पीछे गिरा और जोरदार झटका लगने की वजह से इसके जिस्म पर बंधी हुई रस्सियां यकलख ढीली पड़ गईं। उसी लम्हे कबीर सिंह बुरी तरह चीखता हुआ उठा और वो वैसी सांड की तरह दौड़ता हुआ उल्टी हुई कुर्सी की तरफ बढ़ा। रिवॉल्वर इसके हाथ से निकल चुका था। गुस्से की शिद्दत की वजह से इसकी अकल माउफ हो चुकी थी, इसलिए रिवॉल्वर ढूंढने का उसे होश ही न रहा था। फैसल जान कुर्सी पर उल्टा पड़ा था। इसकी पुश्त कुर्सी की पुश्त से समेत फर्श पर थी और टांगे ऊपर आसमान की तरफ थीं। कबीर सिंह जैसी वैसी सांड की तरह दौड़ता हुआ इसकी कुर्सी के करीब पहुंचा। इसकी हवा में उठी हुई दोनों टांगे यकलख बिजली की सी तेजी से हरकत में आई और दूसरे लम्हे इसने दोनों टांगों से इसके की गर्दन के गिर्द कैंची डालकर यकलख अपने जिस्म को जोर से दाएं तरफ पलटा दिया और कबीर सिंह चीखता हुआ पहलू के बल फर्श पर जा गिरा। फैसल जान का जिस्म भी कुर्सी समेत साइड में गिरा। फैसल जान की दोनों टांगे अभी तक कबीर सिंह की गर्दन में फंसी हुई थीं। इसने यकलख्त अपने जिस्म को एक जोरदार झटका देकर दोनों टांगों को मुखालिफ सिमत में अकड़ाया तो कबीर सिंह के हलक से इस कदर भयानक चीख निकली कि कमरा लरज उठा। दूसरा दुबला पतला आदमी इस दौरान उठकर रिवॉल्वर ढूंढ चुका था। इसने यकलख्त आगे बढ़कर रिवॉल्वर का रुख फैसल जान की तरफ किया और चीखते हुए ट्रिगर दबा दिया। फैसल जान ने उसे रिवॉल्वर और सीधा करते देखकर यकलख्त इन दोनों टांगों को एक जोरदार झटके से फिजा में उठाया तो कबीर सिंह का भाई जिस्म तेजी से फिजा में उठकर लहराता हुआ फैसल जान के सामने आ गया। उसी लम्हे गोली चली और इसके साथ ही कबीर सिंह के हलक से खौफनाक चीख निकली। गोली बजाय फैसल जान को लगने के कबीर सिंह की पुष्ट में घुस गई। फैसल जान ने जोरदार झटके से हवा में उठते हुए कबीर सिंह को पीछे उछाला तो तड़पता हुआ कबीर सिंह रिवॉल्वर चलाने वाले से टकराया और दोनों ही चीखते हुए एक बार फिर फर्श पर जा गिरे। फैसल जान के ऊपर वाले जिस्म से बंधी हुई रस्सियां जोरदार और मुसलसल झटकों की वजह से अब काफी ज्यादा ढीली पड़ चुकी थी। इसने कबीर सिंह को उछालते ही इसने ढीली रस्सियों में से अपने जिस्म को निकालने की कोशिश शुरू कर दी। उसे खतरा उस दुबले पतले आदमी से था कि वो दोबारा इस पर फायर न कर दे, इसलिए इसकी हरकत इंतहाई तेज थी। लेकिन जब इसने अपने आप को रस्सियों की ढीली गिरफ्त से आजाद करना चाहा तो ये देखकर हैरान रह गया कि कमरा खाली था। वो तेजी से उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन बाहर पोर्च और बरामदा भी खाली पड़ा हुआ था। फैसल जान समझ गया कि वो दुबला पतला आदमी जिसे यकीनन अचानक आकर इसके सर पर वार किया था, जख्मी कबीर सिंह को उठाकर भाग गया है। वैसे फैसल जान हैरान था कि कबीर सिंह जैसे भारी बदन के शख्स को न जाने इस पतले दुबले आदमी ने किस तरह उठाया होगा, लेकिन बहरहाल ये सामने था और चूंकि वो अब रात गहरी हो चुकी थी इसलिए अब इनके पीछे भागना भी फजूल था। इसलिए फैसल जान तेजी से वापस मुड़ा। इसे जल्दी से अलमारी के निचले खाने में मौजूद अपना बैग उठाया और फिर तेजी से दौड़कर गैराज की तरफ बढ़ा। वो अब हतल वसी जल्द अज जल्द इस बंगले से दूर निकल जाना चाहता था ताकि वो दुबला पतला शख्स जो यकीनन कबीर सिंह का साथी होगा अपने दूसरे साथियों को लेकर बंगले पर चढ़ाई ना कर दे। ऐसी सूरत में फैसल जान लाजमन फंस जाता। अभी कुदरत ने इसकी मदद की थी कि उसे बांधने वालों ने शायद जल्दी में रस्सी के पायों से इसकी टांगें ना बांधी थी। इस तरह उसे फौरी तौर पर जिद्दोजहद का मौका मिल गया था, वरना इसने जिस तरह कबीर सिंह पर तशद्दुद किया था वो लामहला उसे गोलियों से छलनी कर देता। गो वो डॉक्टर सतीश के नाम उगलवाने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसे अफसोस था कि वो मजीद मालूमात हासिल ना कर सका। अगर वो शख्स अचानक वहां ना पहुंच जाता तो फिर से कबीर सिंह को इस हालत तक पहुंचा दिया था कि वो लाजमन उससे मुकम्मल मालूमात हासिल कर लेता। बहरहाल आगे बढ़ने के लिए क्ल्यू उसे मिल चुका था और इसके ख्याल के मुताबिक इतना ही काफी था। गैराज से कार बाहर निकालकर इसने हेडलाइट्स चलाए बगैर कार आगे बढ़ा दी और फिर इंतहाई एहतियात से अंधेरे में कार चलाता हुआ वो जब बंगले से काफी दूर निकल आया तो इसने कार एक चट्टान की ओट में रोकी और अपने शेर सिंह वाले मेकअप से निजात हासिल करना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वो अपने असल रूप में था। इसने कार की पिछली सीट के नीचे मौजूद एक बड़े बॉक्स से नया सूट निकालकर पहन लिया। इस तरह वो मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। थोड़ी देर बाद कार हाईवे पर पहुंची और फिर वो तेजी से आगे बढ़ती चली गई। जाहिर है कि इसका रुख दारुल हुकूमत की तरफ ही था। एक पेट्रोल पंप पर उसने कार रोकी और फिर मुल्हका कैफे में बैठकर उसने सैंडविचेस खाए।
और 2 मग कॉफ़ी के पीने के बाद वो काउंटर की तरफ बढ़ा और ऐसे काउंटर क्लर्क से कहकर दारुल हुकूमत फ़ोन करके नौटरान को कोड में सही सूरत हाल बता दी। ठीक है, तुम वापस आ जाओ, नौटरान ने उसे हिदायत देते हुए कहा। वो कबीर सिंह लाजमन वहाँ हिल टॉप होटल में तहकीकात कराएगा और मुझे यकीन है कि वो होटल में मेरे कमरे तक पहुँच जाएगा। ऐसा हो सकता है कि वो हम तक भी पहुँच जाए। आप अगर कहें तो मैं वापस जाकर सूरत हाल को संभाल लूँ, फैसल जान ने तशवीश भरे लहजे में कहा। नहीं, तुम वापस आ जाओ, टॉप हिल्स में हमारे आदमी मौजूद हैं, वो सब संभाल लेंगे और इस दुबले पतले आदमी का भी खोज लगा लेंगे कि वो कौन है और किस तरह अचानक बंगले तक पहुंच गया था, नौटरान ने उससे कहा। और फैसल जान ने ओके कहकर रिसीवर रखा। काउंटर पर फ़ोन कॉल और खाने की पेमेंट करने के बाद वो अपनी कार में बैठा और कार आगे बढ़ा दी। अब इसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार मौजूद थे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।